नमस्कार। आज हमारे पास जो सामग्री है वो देखने में पहली बार में थोड़ी कह सकते हैं सूखी सी लगे। क्लासिकल आयुर्वेदिक मटीरिया मेडिका से ली गई नामों की एक लंबी सी लिस्ट है। अमल की, अश्वगंधा, ब्राह्मी, हरित की, पिपली, बस नाम ही नाम जी। पर हम जानते हैं कि कभी-कभी जो चीजें सीधी सादी दिखती हैं ना, उनमें भी कई परतें होती हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इन नामों को पढ़ना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये लिस्ट ये अपने आप में क्या कहानी कहती है। सही बात है। आयुर्वेद की इतनी बड़ी दुनिया में इसका क्या स्थान है? क्या ये सिर्फ शब्द है या किसी पुराने ज्ञान के इशारे हैं? चलिए जरा इस लिस्ट के पीछे जो मतलब छिपे हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और आपने सही पकड़ा, ये लिस्ट जो है ये असल में आयुर्वेद की एक बहुत ही अहम, बहुत जरूरी शाखा है, द्रव्य गुण विज्ञान। उसका एक छोटा सा आप कह सकते हैं नमूना है। द्रव्य गुण विज्ञान। हाँ, द्रव्य यानी पदार्थ, गुण मतलब उसकी प्रॉपर्टीज, हाँ। और विज्ञान तो हुआ उसका सिस्टमैटिक स्टडी। अच्छा। तो द्रव्य गुण विज्ञान वो शास्त्र है जो औषधीय चीजों का, मतलब मेनली तो जड़ी बूटियां, पर खनिज भी, धातुएं भी, कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स भी, उनके गुण, उनके शरीर पर क्या असर होते हैं जिसे कर्म कहते हैं, कर्म, हाँ। और उनके जो इलाज में इस्तेमाल हैं, उनका पूरा विश्लेषण करता है। इसे हम आजकल की भाषा में आयुर्वेदिक मटीरिया मेडिका कह सकते हैं। तो ये जो लिस्ट है ये उस बड़े ज्ञान के सागर की बस कुछ बूंदे हैं, समझ लीजिए। द्रव्य गुण विज्ञान, मटीरिया मेडिका, ठीक है। तो ये लिस्ट एक तरह से आयुर्वेद का जो औषधियों का खजाना है उसकी एक गाइड जैसी हुई। हाँ, एक तरह से। और ये वाकई काफी लंबी लिस्ट है। इसमें कुछ नाम तो बहुत सुने सुने से लगते हैं, जैसे तुलसी, हल्दी, जिसे यहाँ हरिद्रा लिखा है, अदरक है, शुंठी। जी जी। लेकिन कई नाम ऐसे भी हैं जो शायद हमने आमतौर पर सुने नहीं, और कुछ नामों के आगे ब्रैकेट में NK या DK जैसे अक्षर भी लिखे हैं। हाँ, वो भी है। ये इतनी विविधता और ये निशान, ये क्या दिखाते हैं? क्या ये सिर्फ एक कलेक्शन है या इसमें कोई खास तरतीब या कोई व्यवस्था भी है? नहीं, तो ये सिर्फ कलेक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही व्यवस्थित ज्ञान प्रणाली का सबूत है। देखिए, आयुर्वेद जैसी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं ना, हाँ। उनके लिए उनका मटीरिया मेडिका या द्रव्य गुण विज्ञान वो तो रीढ़ की हड्डी की तरह है। अच्छा, क्यों ऐसा? क्योंकि आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो है व्यक्ति केंद्रित उपचार। मतलब हर इंसान की प्रकृति, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी उस समय की हालत, उसके हिसाब से सही दवा चुनना। और ये लिस्ट या कहिए पूरा द्रव्य गुण विज्ञान, यही वो नक्शा है, वो टूल किट है जिसकी मदद से एक वैद्य या चिकित्सक ये जरूरी चुनाव कर पाते हैं। अच्छा। तो इसका इतना बड़ा, इतना विस्तृत होना तो स्वाभाविक है। ये बात तो दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या इस्तेमाल करना है, बल्कि किसके लिए और कैसे करना है उसका आधार भी यही है। बिल्कुल। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी जड़ी बूटियों और चीजों के गुण धर्म, ये पता कैसे लगाया गया होगा? आज तो हमारे पास लैब है, तकनीक है, पर उस जमाने में ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब ना आयुर्वेद की अपनी प्रक्रिया में ही है। ये ज्ञान किसी एक आदमी या एक पीढ़ी का नहीं है। अच्छा। ये हजारों सालों तक लगातार देखने, परखने, मतलब ऑब्जर्वेशन और अनुभव से जो परीक्षण हुए, एम्पिरिकल टेस्टिंग, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान आगे बढ़ाया गया, उसका नतीजा है। जो ऋषि और वैद्य थे, उन्होंने कुदरत को, प्रकृति को बहुत ध्यान से देखा, समझा। उन्होंने देखा कि भाई कौन सा पौधा खाने से शरीर पर क्या असर हो रहा है। हाँ। किस चीज से बीमारी कम हो रही है, किससे बढ़ रही है। उन्होंने इन असर को सिर्फ महसूस नहीं किया, बल्कि उनको क्लासिफाई करने की, वर्गीकृत करने की कोशिश भी की। अच्छा, क्लासिफाई भी किया। हाँ, जैसे कि स्वाद कैसा है रस, पचने के बाद क्या असर रहता है विपाक, और उस चीज की अपनी तासीर कैसी है, मतलब वो ठंडी है या गर्म, वीर्य। ओ, वीर्य, हाँ सुना है। ये सब बहुत मतलब धैर्य का और बहुत बारीक विश्लेषण का काम था, जो लगातार चलता रहा और जिसे फिर संहिताओं में लिखा गया। तो ये लिस्ट जो है ना, वो उस लगातार चले आ रहे मानवीय प्रयास का प्रतीक है। यानी ये लिस्ट सिर्फ नाम नहीं है, ये सदियों के तजुर्बे और अवलोकन का निचोड़ है। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं इसकी विविधता की। इतने सारे अलग अलग नाम, इतने पदार्थ, क्या हर एक का कोई एकदम अलग, कोई खास मकसद है? आयुर्वेद क्यों प्रकृति की इतनी बड़ी रेंज इस्तेमाल करता है? यहीं पर आयुर्वेद का वो जो समग्र नजरिया है ना, वो सामने आता है। आयुर्वेद ये मानता है कि प्रकृति में जो भी चीज मौजूद है उसमें कुछ न कुछ औषधीय गुण हो सकते हैं। कोई भी चीज बेकार नहीं है। हाँ।
हर द्रव्य के, हर सब्सटेंस के अपने खास गुण होते हैं। जैसे वो रूखा है या चिकना, भारी है या हल्का, ठंडा है या गर्म। हाँ। और इन्हीं गुणों के आधार पर उसके कर्म यानी शरीर पर होने वाले काम तय होते हैं। अच्छा, उदाहरण के लिए? हाँ, जैसे मान लीजिए कुछ जड़ी बूटियां शीत वीर्य वाली होती हैं, मतलब उनकी तासीर ठंडी होती है। शीत वीर्य, ठीक है। तो ये शरीर में बढ़ी हुई गर्मी, जलन या सूजन जैसी हालातें, जिसे हम पित्त का बढ़ना कहते हैं, उनको शांत करने में मदद कर सकती हैं। जैसे चंदन है या आंवला है, मतलब अमल की। अच्छा, चंदन आंवला। हाँ। वहीं दूसरी तरफ कुछ जड़ी बूटियां उष्ण वीर्य वाली होती हैं, यानी गर्म तासीर की। जैसे अदरक हो गया, शुंठी या काली मिर्च, मरिच। हाँ, अदरक काली मिर्च तो गर्म होती हैं। अच्छा, तो ये पाचन अग्नि को बढ़ाने में, शरीर में अगर ठंडक है, जकड़न है, मतलब कफ या वात के लक्षण हैं, उनको दूर करने में मददगार हो सकती हैं। अच्छा, तो ये शीतवीर्य और उष्णवीर्य वाला जो वर्गीकरण है, ये एक मिसाल है कि कैसे गुणों के आधार पर उनके इस्तेमाल तय होते हैं। बिल्कुल। तो ये जो इतनी विविधता है, ये असल में इलाज को और सटीक और स्पेसिफिक बनाने का एक तरीका है। बिल्कुल सही। यही विविधता तो है जो चिकित्सकों को ये आज़ादी और काबिलियत देती है कि वो हर व्यक्ति की जो खास शारीरिक और मानसिक बनावट है, जिसे प्रकृति कहते हैं, हाँ, प्रकृति, उसका जो मौजूदा असंतुलन है, मतलब विकृति, हाँ, बीमारी की हालत क्या है, मौसम कैसा है, और भी कई चीजों को ध्यान में रखकर सबसे सही औषधि या औषधियों का कॉम्बिनेशन चुन सकें। आयुर्वेद वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। नहीं है, सही बात है। अच्छा, और वो जो NK और DK जैसे निशान थे, उनका क्या? हाँ, जैसा हमने पहले कहा, स्रोत में तो इनकी साफ साफ व्याख्या नहीं मिली है, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि ये शायद एक ही पौधे की अलग अलग किस्मों की तरफ, अच्छा, या उसके किसी खास हिस्से जैसे जड़ या पत्ता, या फिर उसे साफ करने या प्रोसेस करने की किसी खास विधि की ओर इशारा करते हों। ओहो, ये दिखाता है कि क्लासिफिकेशन कितना बारीक और डिटेल था। वो सिर्फ पौधे को ही नहीं, बल्कि उसके अलग अलग रूपों और गुणों को भी पहचानते थे। ये वर्गीकरण की गहराई तो वाकई कमाल की है। जी और जैसा हमने पहले जिक्र किया था, जी इस लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। जी हाँ। हल्दी, आंवला, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय या गुडूची, मुलेठी या यष्टि मधु, जी। ये नाम सिर्फ पुराने ग्रंथों में नहीं है। नहीं। हमारी रसोई में, हमारे घरेलू नुस्खों में, और आजकल तो सुपर फूड्स और सप्लीमेंट्स के बाजार में भी छाए हुए हैं। बिल्कुल। ये जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी, हाँ, इसका क्या महत्व है? ये निरंतरता ही तो इस ज्ञान की रेलेवेंस और इसके टिकाऊपन का सबसे बड़ा सबूत है। ये दिखाता है कि जिन गुणों और प्रभावों को हजारों साल पहले पहचाना गया था, वो आज भी महसूस किए जाते हैं और उपयोगी माने जाते हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। सही बात है। ये इस बात का भी इशारा है कि ये ज्ञान सिर्फ थियरी नहीं था, बल्कि प्रैक्टिकली पीढ़ी दर पीढ़ी कामयाब तरीके से इस्तेमाल होता रहा। सोचिए, ये ज्ञान बचा कैसे रहा होगा? ये गुरु शिष्य परंपरा से, लिखी हुई पांडुलिपियों से, और सबसे जरूरी वैद्यों के लगातार अभ्यास और मरीजों के इलाज से जिंदा रहा। और आज जब हम इन जड़ी बूटियों को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर देखते हैं, परखते हैं, तो कई बार उनके जो पारंपरिक उपयोग है, उनकी पुष्टि भी होती है। हाँ, होती है। जैसे हल्दी के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण या अश्वगंधा के एडेप्टोजेनिक प्रभाव। सही कहा। आधुनिक रिसर्च अक्सर उन दावों को कन्फर्म करती है जो आयुर्वेद सदियों से करता आ रहा है। पर यहाँ एक जरूरी फर्क समझना होगा। क्या? आयुर्वेद किसी जड़ी बूटी को उसके पूरे रूप में देखता है, उसके सारे गुणों और शरीर पर उसके जो मिले जुले कॉम्प्लेक्स असर हैं उनके साथ। अच्छा। जबकि आधुनिक विज्ञान अक्सर क्या करता है, उसके किसी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट पे फोकस करता है। हाँ, ये बात तो है। जैसे हल्दी में करकुमिन एक जरूरी तत्व है, माना, लेकिन आयुर्वेद पूरी हल्दी के असर को महत्व देता है, जिसमें और भी तत्व शामिल होते हैं जो शायद करकुमिन के एब्जॉर्प्शन या उसके असर को बैलेंस करते हों। तो ये लिस्ट हमें याद दिलाती है कि ये जड़ी बूटियां एक बड़ी इंटीग्रेटेड प्रणाली का हिस्सा हैं, सिर्फ कुछ केमिकल कंपाउंड्स का जरिया नहीं। तो अगर हमें इस पूरी बातचीत का एक सार निकालना हो, इस लिस्ट की अहमियत को कुछ लाइनों में समेटना हो, तो वो क्या होगा? ये नामों की एक लंबी लिस्ट से ज्यादा क्या है? इसका सार ये है कि ये लिस्ट और इसके पीछे का जो पूरा द्रव्य गुण विज्ञान है, ये आयुर्वेद की वैज्ञानिक गहराई और प्रकृति के लिए उसका जो एक सम्मान वाला नजरिया है, उसका एक ठोस सबूत है। ये सिर्फ नामों का कलेक्शन नहीं है, ये इंसान की उस अद्भुत यात्रा का दस्तावेज है जिसमें उसने प्रकृति की ताकतों को समझा,
उन्हें क्लासिफाई किया और उन्हें सेहत और बेहतरी के लिए समझदारी से इस्तेमाल किया। सही। हर नाम के पीछे सदियों का ऑब्जर्वेशन, प्रयोग और तजुर्बा छुपा हुआ है। ये हमें याद दिलाता है कि जो पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां हैं उनमें कितनी बारीकी और जटिलता हो सकती है और वो आज भी हमारे लिए कितनी रेलेवेंट हो सकती हैं। ये कह सकते हैं कि प्रकृति की जो विशाल फार्मेसी है ना, ये उसकी एक चाबी है। वाकई। तो क्लासिकल आयुर्वेदिक मटीरिया मेडिका की ये लिस्ट जो शुरू में सिर्फ नामों का एक झुंड लग रही थी, असल में हमें आयुर्वेद की ज्ञान की विशालता, उसकी व्यवस्थित प्रकृति और उसकी जो स्थायी प्रासंगिकता है उसकी गहरी झलक देती है। ये साफ है कि ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि एक समृद्ध विरासत का प्रतीक है। बिल्कुल। जो प्रकृति और इंसान की सेहत के बीच के गहरे रिश्ते को उजागर करती है। और यहाँ से ना एक विचार लेके आगे बढ़ा जा सकता है। जरा सोचिए, उस समय में जब कोई आज जैसी तकनीक या उपकरण नहीं थे, कैसे लोगों ने इतने सब्र से और इतनी बारीकी से कुदरत का अध्ययन किया, उसे समझा और उसे क्लासिफाई किया। हाँ, सोचने वाली बात है। आज जब हम जैव विविधता के नुकसान, जलवायु परिवर्तन और सस्टेनेबल लिविंग की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो क्या इन पुरानी ज्ञान प्रणालियों से हम कुछ सीख सकते हैं? शायद हाँ। क्या प्रकृति को देखने का, उसे समझने का और उसके साथ सम्मान से पेश आने का ये तरीका हमें भविष्य के लिए कोई राह दिखा सकता है? ये सिर्फ अतीत का अध्ययन नहीं है, बल्कि शायद भविष्य के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। इस पर विचार करना मुझे लगता है सार्थक होगा।